बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका नाम प्रोफेसर सलमा शेख है। मैडम की क्वालिफिकेशन एमबीबीएस एमआरसीपीसीएच एफआरसीपीसीएच फ्रॉम यूके है। और मैडम का ताल्लुक लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेज हैदराबाद से है। मैडम पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और साथ में मैडम टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ मलेरिया की मेंबर भी हैं। On behalf of Genix Nutrition, we welcome you, madam, and thank you so much कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया for the topic importance of breastfeeding in infants and protection against COVID-19। मैडम, जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप में न्यू मदर्स भी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं, तो आपके मैसेज को सुनना चाहती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की के ऊपर। अगर उसकी अहमियत के ऊपर कुछ आप रोशनी डाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के दूध से बेहतर बच्चे के लिए तो कोई भी चीज़ नहीं है। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें हर वो चीज़ मौजूद है, हर न्यूट्रिशन है जो बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए आइडियल है। ये बात भी साइंसी तौर पे साबित हो चुकी है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका आईक्यू ज़्यादा बेहतर होता है और बड़े होने पर पढ़ाई में भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। छोटे बच्चों के हवाले से जो बहुत अहम बात है वो ये है कि माँ के दूध में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और एंटी इन्फेक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत सारी जरासीम और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो आम बीमारियाँ हैं जैसे दस्तों की बीमारी है, नमूनिया की बीमारी है, जो हमारे यहाँ बच्चों में अमवात की बहुत बड़ी वजह है, उससे हमारे बच्चे महफूज रहते हैं। इसके अलावा माँ का दूध पीने वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत सारी एलर्जी से जैसे दमा है, एक्जिमा है, उनसे भी महफूज रहते हैं और बड़े होने पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों में भी निस्बतन कम रिस्क होता है। इसके अलावा अहम बात यह भी है कि जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उन माओं में भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए। पहले 6 माह सिर्फ अपना दूध पिलाना है, 6 माह के बाद नरम ग़िज़ा शुरू करेंगी और फिर ग़िज़ा के साथ साथ 2 साल तक अपना दूध जारी रखेंगी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। मैम, मैं जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आजकल एक सिचुएशन, एक पैनिक क्रिएट हो गया है कोविड-19 को लेके, जिस तरह से ब्रेस्ट फीड मदर है या न्यू मदर है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहे कि क्या अगर मदर खुदा ना करे कोविड-19 पॉजिटिव होती है, क्या वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ऐसे हालात में न सिर्फ ये कि ब्रेस्ट फीड कराना सेफ है बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ये मालूम हुआ है कि ये जरासीम कोविड के जो हैं वो माँ के दूध से बच्चे में मुंतकिल नहीं होते। इसलिए माँ अगर सस्पेक्टेड केस हो यानी शुबा हो या कंफर्म केस हो यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आ चुका हो, दोनों सूरतों में बच्चे को अपना दूध पिला भी सकती है और अपने साथ रख भी सकती है। और मैम, साथ में जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए इसी की कंटिन्यूएशन में जानना चाहूंगा कि वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर लेने की जरूरत है कोविड-19 पॉजिटिव मदर को, कि खुदा ना करे कि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो बेबी में ना हो सके। दूध पिलाने वाली माएँ वही प्रिकॉशंस लेंगी जो सारी जनरल पब्लिक के लिए, जो आपके लिए और हमारे लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कोविड के जो वायरस है वो खांसने से, छींकने से, सांस के जरिए, हाथों के जरिए एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चे को माँ दूध पिलाने के लिए उठाए तो उससे पहले अपने हाथ जो है साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए धो ले या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। दूसरा काम माँ ने ये करना है कि अपने चेहरे को ढांक के रखे या फेस मास्क का इस्तेमाल करे ताकि सांस के जरिए ये वायरस बच्चे को मुंतकिल ना हो। जो तीसरा काम माँ ने करना है वो ये करना है कि बच्चे के आसपास की सरफेसेस को साफ रखना है और डिसइंफेक्ट कर देना है ताकि बच्चा अगर मुमकिन तौर पर किसी चीज को हाथ लगाए तो उसके वायरस ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो। मैम, जेनिक्स न्यूट्रिशन की व्यूअरशिप में मदर्स भी हैं। अगेन आपके मैसेज को सुनना चाहेंगी कि खास तौर पे कोविड-19 के अगेंस्ट अगर कोई न्यूट्रिशन का रोल है या कौन सी ऐसी डाइट अडॉप्ट करने की जरूरत है, जो कि एक कॉमन फिनोमेना है। क्वालिटेटिव डाइट अगर मदर लेती है और वो ब्रेस्ट फीड करती है तो बेबी को भी क्वालिटेटिव डाइट मिलती है। तो इस मौके पे मदर के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि अपनी डाइट में किन चीजों को ऐड करें? देखिए, एक बात तो ये साइंसी तौर पे बहुत अरसे प्रूवन है कि हेल्दी डाइट का इम्यूनिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। जो लोग सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, वो बीमार भी कम होते हैं और अगर बीमार हो जाएं तो रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। सेहतमंद माँ के लिए ज़रूरी है कि वो सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा और पूरा घराना सेहतमंद होगा। जहाँ तक आजकल के हिसाब से ताल्लुक है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डाइट में क्या ऐसा इस्तेमाल करें जो हमें कोविड वायरस से बचा ले, क्या खाना चाहिए। तो कोविड बीमारी का खास तौर पे कोई डाइट का कोई खास ताल्लुक नहीं है कि ये खाने से या कोई प्रोटीन खाने से या कोई ज़्यादा विटामिन खाने से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है
कि हेल्दी डाइट से हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इम्यूनिटी के हवाले से जो डाइट में चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ये है कि एक प्रोटीन का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो दो तरह के प्रोटीन हमारे इस्तेमाल में आते हैं। एक एनिमल सोर्स प्रोटीन है जिसमें गोश्त है, मुर्गी है, मछली है, अंडा है और दूध है। दूसरा वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन है जैसे दालें हैं, बीज हैं, पीज हैं। ये सब चीज़ें हैं जो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन रखती हैं। फिर वेजिटेबल और फ्रूट के हवाले से एक रूल है जो हम कहते हैं रूल ऑफ 5। इसका मतलब है कि माँ को रोजाना 3 वेजिटेबल्स और 2 फ्रूट्स खाने हैं। अब जो हेल्थी डाइट जो है वो माँ के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है और यही हेल्थी डाइट सारी फैमिली के लिए है। तो जरूरी है कि अगर रोजाना माँ डिफरेंट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करती है खाना बनाने में और डिफरेंट वेजिटेबल्स और डिफरेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो डाइटरी डाइवर्सिटी की वजह से कि मुख्तलिफ किस्म के खाने खाने की वजह से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं और हमारी न्यूट्रिशन के साथ इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। अब इसमें एक प्रैक्टिकली जो आसान तरीका है वो ये है कि 3 टाइम का खाना हम घर में बनाते हैं। जो 3 टाइम का सालन रोटी बनाएंगी घर में, उसमें जो है वो गोश्त का, मुर्गी का, दालों का, सब्जियों का, अंडे का, इन चीजों का इस्तेमाल करें। और जो खाने के बीच की चीजें हैं जिनको हम स्नैक्स बोलते हैं, जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान और दोपहर और रात के खाने के दरमियान माएँ खाएं या बच्चे खाएं या घर का कोई भी फर्द दूसरा कुछ खाना चाहे, तो चंद हेल्दी स्नैक्स जो अवेलेबल होने चाहिए। पहली बात, बाजार की कोई चीज घर में अवेलेबल ना हो, मीठी चीजों से परहेज करें क्योंकि शुगर इम्यूनिटी को कम करती है। तीसरा, कोल्ड ड्रिंक घर में बिल्कुल ना रखें। जो स्नैक्स हेल्दी हैं और खाने चाहिए खाने के दरमियान, उनमें पहली चीज है फ्रूट है, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा सलाद है जिसमें जैसे गाजर है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, तो ये सब चीजें डिफरेंट किस्म के विटामिन और मिनरल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तीसरा ये है कि दही अवेलेबल होना चाहिए कि दही खा सकते हैं बच्चे बिटवीन मील स्नैक्स में। चौथा, नट्स और सीड्स अपने अपने बजट के हिसाब से घर में अवेलेबल हों ताकि स्नैक्स के लिए जो भी खाना चाहे वो घर का फर्द खा सके। ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर डिटेल रिस्पॉन्स। मैम अगेन जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के रोल को बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है आपके पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म से भी बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट की इंपॉर्टेंस पे बात की जाती है और उससे इम्यूनिटी को टैग किया जाता है। मैम आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल खास तौर पर इस कोविड-19 में किस तरह से पॉजिटिव? असल में ये आजकल के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि क्या बच्चों को जिंक ज्यादा देने से या विटामिन डी देने से या मल्टीविटामिन देने से कोई फायदा होगा कि बच्चों को इन्फेक्शन कम होगी या उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जैसे हेल्दी न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और इम्यूनिटी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। चंद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, आयरन है, विटामिन बी और सी है, ये वो चीजें जो हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी को और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। खासतौर पर जिंक और विटामिन डी का ये रिसर्च हो चुकी है कि खासतौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी महफूज रखती हैं। तो जो लोग नॉर्मल है, जिनको डेफिशिएंसी नहीं है, उनको हाई डोज देने से कोई फर्क होगा या नहीं होगा, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई प्रूवन जो है वो दलील नहीं है मौजूद। लेकिन जिनको डेफिशिएंसी है, हाँ बिल्कुल उनको जो है सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि वो डेफिशिएंसी ना हो और हमारी माएँ और बच्चे जो है वो बीमारी से महफूज रहें। इस हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि हमारे न्यूट्रिशन सर्वे के हिसाब से पाकिस्तान में हमारी माओ और बच्चों में 50% ज्यादा को खून की कमी है, इसको एनीमिया बोलते हैं। दूसरा, हमारे तकरीबन 70% माओ और बच्चों में विटामिन डी की कमी है। जहां ये कमी है वहां जरूरी है कि पब्लिक हेल्थ के हिसाब से, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से हमें अपने सब बच्चों और माओ को आयरन सप्लीमेंट्स देने चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने चाहिए। अगर बच्चों में दस्तों की बीमारी हो तो जिंक को 10 से 14 दिन तक देना चाहिए और अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो विटामिन ए का जो है डोज हर 6 माह में देना चाहिए। तो जहां हमारे पास क्योंकि डेफिशिएंसी है वहां माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है रिकमेंडेड गाइडलाइंस के हिसाब से। जिनको डेफिशिएंसी नहीं है उनको एक्स्ट्रा विटामिन देने का कोई फायदा नहीं है या कम से कम साबित नहीं। मैम जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि खासतौर पे इन्फेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी प्रेवलेंसेस जो है वो इन्फेंट्स में कम देखी गई है। लेकिन मैं पाकिस्तान के एतबार से स्टेट्स जानना चाहूंगा, खासतौर पे जब हम कंपेयर करते हैं एक एडल्ट पॉपुलेशन को या फिर यंग एज पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं इन्फेंट्स के निस्बतन, तो उसमें प्रेवलेंसेस कम देखी गई है और मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो इसके हवाले से कुछ रोशनी डालें कि पाकिस्तान मार्केट की सिचुएशन इस वक्त कैसी है। देखिए, ये हम पीडियाट्रिशियंस के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में कम हो रहा है। एक तो बच्चों में इन्फेक्शन कम होती है और फिर जब होती है तो 70% बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट होती है, सीवियर इन्फेक्शन बहुत कम होती है और शरह अमवात तो बहुत ही कम है। अब
ये तो अच्छी बात है कि एक तो ये कहना कि पाकिस्तान में कितने बच्चों को इन्फेक्शन है ये मुश्किल है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं तो टेस्ट होता नहीं है। तो सही अंदाजा लगाना कि कितने बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं ये तो मुश्किल है। जाहिर है कि जब इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन है तो बच्चों को भी लग सकती है, बड़ों को भी लग सकती है। मगर सारी दुनिया से जो डेटा अवेलेबल है उससे तो अब तक ये साबित हो गया है कि 18 साल से कम बच्चों में इन्फेक्शन का रेट बड़ा कम है, और सीरियस इन्फेक्शन का और कम है, और डेथ रेट तो बिल्कुल ही कम है, 1% से भी कम है। अब कहने का मकसद ये है कि क्यों ऐसा है, इस बात के लिए अभी तक कोई प्रूविंग तो बात नहीं है, डिफरेंट थ्योरीज हैं। चंद लोगों का ख्याल है कि ये एस जो रिसेप्टर है वो लंग्स में मौजूद होता है, और वायरस इस एस रिसेप्टर को इस्तेमाल करता है लंग्स को अटैच होने में और लंग्स को डैमेज करने में। क्योंकि छोटे बच्चों में ये रिसेप्टर कम होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ रिसेप्टर बढ़ता है, इसलिए छोटे बच्चों में ज्यादातर बुखार, नजला, खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामत तो होती हैं, लेकिन सिवियर निमोनिया की अलामत नहीं होती, इसलिए बच्चों की डेथ नहीं हो रही है और बच्चे सीरियसली इल नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि बड़ों में क्योंकि इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, तो बड़े सिवियरली ओवर रिएक्ट करते हैं। ये जिसको हम कह रहे हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, ये हमारी इम्यून रिएक्टिविटी है, ओवर रिएक्टिविटी है। तो इसकी वजह से जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और डेथ हो जाती है एडल्ट्स में। लेकिन बच्चों में क्योंकि इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं होता और इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता, तो ये सीरियस चीजें जो है वो बच्चों में नहीं होती। ज्यादा सोचने की बात यह है कि क्योंकि आजकल हर जगह कोरोना वायरस के बारे में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपस में घर की गुफ्तगू में, तो हम भूल गए हैं इस बात को कि कोरोना वायरस तो हमारे बच्चों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन जो बीमारियां हमारे बच्चों के लिए खतरा हैं उनका तो हमें याद ही नहीं रहा कि उनका भी कुछ करना है। देखिए हमारे इन्वायरमेंट में जिन बीमारियों से हमारे बच्चे बीमार होते हैं और जिन बीमारियों से हमारे बच्चों में डेथ्स होती है वो तो अभी भी मौजूद हैं। दस्तों की बीमारी है, निमोनिया की बीमारी है, खसरे की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, एक्सडीआर टाइफाइड है, वो तो यहीं पर है। उनको तो हम भूल गए हैं और हम कोरोना वायरस के पीछे पड़ गए हैं। अब खुशकिस्मती से जो हम जानते हैं कि कोरोना का खतरा ज्यादा बच्चों में नहीं है, इन्फेक्शन की सिवियरिटी भी कम है, डेथ रेट भी बहुत कम है, तो हमें ज्यादा कंसंट्रेट उन बीमारियों पे करना चाहिए जिनसे हमारे बच्चे बीमार होंगे, सीरियस होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे और डेथ भी हो सकती है। तो इस वक्त मैं ये आप जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे सामने से कि खुदा के लिए अपने बच्चों को जिनको भी टीकों का कोर्स अभी मुकम्मल नहीं हुआ है उनको प्लीज ईपीआई के सेंटर पे ले जाएं। 11 मुहलिक बीमारियों से बचाव के टीके हमारे ईपीआई में मुफ्त में लगाए जाते हैं। हर बच्चे को टीकों का कोर्स पूरा करवाएं। खास तौर पे अभी तो ये रेलिवेंट भी है क्योंकि आजकल आपको पता है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है, तो ये एक रिमाइंडर है सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, कि जिन बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगी है उनको आप अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ ईपीआई सेंटर जाएं और अपने बच्चों का टीकों का कोर्स पूरा करवाएं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को टीके अभी नहीं लगाएंगे तो फिर मीजल्स की वबा आएगी जिसमें जो है बहुत सारे बच्चों की जानों को खतरा हो सकता है। मैम लास्ट बट नॉट लीस्ट जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए अगर कोई आप फाइनल मैसेज देना चाहें अदर देन दिस, ऑल्दो कोविड-19 के ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस मैसेज सोसाइटी की तरफ से भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और प्लस आपकी हेल्थ केयर सोसाइटी की तरफ से भी काफी मैसेजेस कैंपेन्स चली हैं, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई मैसेज देने की जरूरत है तो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं कोई चीज रिपीट नहीं करूंगी, वाकई जो है वो गाइडलाइंस सारी मौजूद है कि एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, वो गाइडलाइंस मौजूद हैं, और किस तरह से जो है बच्चों को डॉक्टर्स को किस तरह से डील करना चाहिए वो गाइडलाइंस मौजूद है। इस वक्त मैं सिर्फ अपने सामने से डॉक्टर से और खास तौर पे माओ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस लॉकडाउन में बच्चे भी जो है वो घर पर हैं, माँ बाप भी घर पर हैं, सोशल लाइफ हमारी जो है इस वक्त जो है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और हम घरों के बाहर नहीं जा रहे हैं, कारोबार बंद है, शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं, तो घर पे हम टाइम ज्यादा गुजार रहे हैं। इतना टाइम नॉर्मली हम घरों पे बच्चों के साथ नहीं गुजारते। तो इस वक्त माओ का और पेरेंट्स का, दोनों वालिदैन का ये फर्ज है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो घर में उसकी बुनियाद डालें, और ऐसी बुनियाद डालें कि वो बच्चों की हैबिट बन जाए जो सारी जिंदगी के लिए रहे। उसमें 4 चीजें अहम है। पहला हेल्दी डाइट है जिसके बारे में अभी बात कर चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं हों और खासतौर पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें और जंक फूड का इस्तेमाल बंद कर दें। नंबर 2 स्लीप पैटर्न है। जरूरी है कि बच्चे टाइम पर सोएं और टाइम पर खाएं। जो बच्चे देर से रात को सोते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो टाइम पर सोना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज डेली एक्सरसाइज है। जरूरी है कि कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट बच्चों को कोई भागने दौड़ने वाली एक्सरसाइज कराई जाए और ये उनकी एक हैबिट बन जाए जो सारी जिंदगी के लिए जारी रहे। और चौथी बात यह है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। छोटे बच्चों में आधा घंटा, बड़े बच्चों में 1 घंटा। इससे ज्यादा बच्चों को स्क्रीन के लिए आगे बिल्कुल ना बिठाएं। बच्चों को रीडिंग की आदत डालें, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की आदत डालें, बच्चों के घर के कामों में जो है इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज सीखें और फिर उनकी हेल्दी एक्टिविटीज हमेशा के लिए आदत बन जाए।
मैम अगेन थैंक्स सो मच, और जेनिक्स न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे सामीन के लिए। आई एम श्योर कि जो आपका मैसेज है वो उनको द ट्रू लेटर स्पिरिट के साथ जो है वो कन्वे होगा, और आई एम श्योर कि हमारे लिए भी इंफॉर्मेशन कुछ न्यू थी, तो वो भी हम अपनी तर्ज अमल जिंदगी में जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। मैम अगेन मैं जेनिक्स न्यूट्रिशन के बिहाफ पे आपका थैंक यू पे करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू वेरी मच।